Hello, my name is Zunaira Michael. I'm pharmacological lecturer from Fazali Girls Campus. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ओपियोइड एनाल्जेसिक और ये आप जो बुक से जिस पेज पे आपको मिलेगा दैट इज़ पेज नंबर 63. So let's start with the topic. Topic is ओपियोइड एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक बेसिकली वो मेडिकेशन होती है जो आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की जो पेन होती है उसको रिलीव करते हैं. ओपियोइड एनाल्जेसिक का वर्ड जिधर भी आएगा दैट मीन्स दैट मेडिसिन और दैट सब्सटेंस इज रिलीविंग द पेन इन द बॉडी. ये आज हम लोग सारा डिस्कस करेंगे. जब हम कभी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि ओपियोइड जो एनाल्जेसिक हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले उसमें आ जाते हैं नेचुरल ओपियोइड अल्कोलाइड्स. नेचुरल ओपियोइड अल्कोलाइड्स का यही मतलब है कि इसको हम लोगों ने किसी भी नेचुरल सोर्स से डिराइव किया है, मतलब मे बी इट वुड बी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया और वायरसेस, लेकिन जो सोर्स और जो ओरिजिन है उस ओपियम की या उस ओपियोइड की दैट इज़ नेचुरल. सेकेंड हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज सेमी सिंथेटिक ओपियम डेरिवेटिव्स. सेमी सिंथेटिक वो होती हैं जिनको हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, नाइदर दे आर नेचुरल नाइदर दे आर आर्टिफिशियल, बट उसको एक सेमी सिंथेटिक कंडीशन में हम उसको नेचुरल और आर्टिफिशियल के कॉम्बिनेशन के साथ लैब्स में प्रिपेयर करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द सेमी सिंथेटिक ओपियम डेरिवेटिव. थर्ड हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज सिंथेटिक ओपियम सब्स्टिट्यूट्स. अब ऐसे ओपियम्स जिसको हम सिंथेटिकली लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, जैसे हम नॉर्मल मेडिकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें सारी की लाइक मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन जो है दे आर नाइदर टेकन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. तो हम उसको सिंथेटिकली लैब में थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल्स और ड्रग्स को हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम सिंथेटिक ओपियम डेरिवेटिव्स या सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं. इसमें हमारे पास नेचुरल ओपियम अल्कलाइड्स में दो क्लासेस आती है दैट इज फेनेंथ्रीन एंड बेंजाइल लिसोक्यूनिलीन. दीज इनके जो ओरिजिन्स हैं दे आर बेसिकली नेचुरल. और इसमें हम फेनेंथ्रीन ग्रुप में हमारे पास मॉर्फिन और कोडीन आ जाता है. कोडीन हमारे पास नेचुरली कफ सिरप्स में हमारे पास प्रेजेंट होता है. मॉर्फिन जब कभी हमारे पास ट्रॉमा के पेशेंट्स आ जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उन पेशेंट्स की पेन को रिलीव करने के लिए हम ये ग्रुप यूज़ करते हैं. बेंजाइल लिसोक्यूनिलीन ग्रुप में हमारे पास पेप्रोविलीन आ जाता है, नार्कोटीन आ जाता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर फ्रॉम द नेचुरल ओपियम अल्कलाइड्स. आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 63 और साथ खोल लें, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेक्चर व्हेन यू हैव योर ओपन बुक बिसाइड यू. सेकेंड सेमी सिंथेटिक ओपियम डेरिवेटिव्स में हमारे पास मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और कोडीन डेरिवेटिव आ जाते हैं. मॉर्फिन में हमारे पास जो क्लासेस हैं दैट इज़ लाइक फर्दर जो हमारे पास मेडिसिन आ जाती हैं दैट इज़ हाइड्रोक्सीमोरफोन आ जाता है, ऑक्सीमोरफोन आ जाता है, हेरोइन्स आ जाती हैं. ऑल्दो हमारी सोसाइटी में और हमारी कल्चर में इस मॉर्फिन का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ या अब्यूज़ किया जाता है, बट अगर हम इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मॉर्फिन देखें तो इट इज़ अ वेरी गुड पेन किलर और बहुत लाइक इफेक्टिव पेन किलर है. और जब कभी हमारे पास एक्सीडेंट या ट्रॉमा के पेशेंट्स आ जाते हैं, सो द बेस्ट पेन किलर और यू कैन से द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइक ड्रग्स जो हम इन टर्म्स ऑफ पेन उनको देंगे दैट वुड बी मॉर्फिन. कोडीन में हमारे पास जो आ जाती हैं ड्रग्स दैट इज़ हाइड्रोकोडोन है, ऑक्सीकोडोन है, डाईहाइड्रोकोडीन है और फोलोकोडीन है. और ये सब कुछ हमारे पास कफ सिरप्स में और एंटी डिप्रेस वो पेन रिलीविंग में हमारे पास अवेलेबल हैं. थर्ड हमारे पास सिंथेटिक ओपियम सब्स्टिट्यूट्स हैं दैट इज़ फेनाइलपेप्रिडीन है, और जो कि हमारे पास फर्स्ट उसकी वो है सब क्लास है. उसमें हमारे इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. उसकी एग्जांपल हमारे पास मेप्रिडीन आ जाती है, फेनेंटाइल आ जाता है, सरफेंटाइल आ जाता है, और इन सब का यही काम है कि दे यूज़ टू रिलीव द पेन इन द बॉडी, चाहे किसी भी किस्म की पेन हो. नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें आ जाते हैं फिनाइल हेप्टाइलमीन, और ये जो है हमारे पास मेथाडोन और प्रॉक्सीफीन और लिवोमिथाइल एसीटेट उसकी एग्जाम्पल्स हैं. सो
ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन होगी जिसमें हमारे पास नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ओपियम डेरिवेटिव्स हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो इनकी हुई हुई है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के इनको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया है उसकी बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है। मोर और लेस द फंक्शन ऑफ ऑल द 3 क्लासेस इज़ एब्सोल्युटली सेम, दैट इज़ टू रिलीव द पेन। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ लाइक ओपियम एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का जो डिफरेंस था वो हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। द एगोनिस्ट आर द सब्सटेंसेस जो आपको अफेक्ट फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एगोनिस्ट को काम करने से रोकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एगोनिस्ट किसी रिसेप्टर पे काम कर रहा है तो एगोनिस्ट जो है कॉम्पिटिटिवली उधर जाके बाइंड हो जाते हैं और एगोनिस्ट को अपना काम नहीं करने देते। सो ओपियोइड एंटागोनिस्ट आर फेनेंथ्रीन्स, मॉर्फिनान्स एंड बेंजोमॉर्फोन्स, जिसको आगे जाके हम बड़ी डिटेल से भी पढ़ेंगे। लेकिन ओपियोइड एंटागोनिस्ट का काम ये है कि वो ओपियोइड को काम करने से रोकता है। जब अभी हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एंटागोनिस्ट क्यों ज़रूरी है। लाइक ओपियोइड तो ऑलरेडी बॉडी में पेन को रिलीव कर रहे हैं, लेकिन एंटागोनिस्ट का क्या फंक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे भी फंक्शंस ओपियोइड परफॉर्म करता है जो कि यू कैन से लिटिल बिट हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो उसको मिटिगेट करने के लिए और उसको कैंसिल आउट करने के लिए ओपियोइड एंटागोनिस्ट को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइक द रिसेप्टर्स जिसके ऊपर ये काम करते हैं ओपियोइड, हमारे पास 4 टाइप के रिसेप्टर्स हैं जिन पे ये एक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू, कापा, डेल्टा एंड सिग्मा, ये 4 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं जिस पे हमारे पास जो ओपियोइड हैं दे वर्क। म्यू रिसेप्टर्स लाइक जिधर जिधर ये बॉडी में आते हैं दे आर उस हिसाब से उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। म्यू रिसेप्टर्स पे अगर ओपियोइड आके काम करेगा तो वो क्या कॉज करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा या फिजिकल डिपेंडेंस मतलब टॉलरेंस, एडिक्शन कॉज करेगा। एज यू नो कि मॉर्फिन जो है उससे एडिक्शन कॉज हो जाती है, उससे डिपेंडेंसी कॉज हो जाती है। अगर एक पेशेंट इज टेकिंग इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग मॉर्फिन फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उससे होता क्या है कि पेशेंट को उसकी एडिक्शन ही हो जाती है। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फिजिकल डिपेंडेंस और नॉर्मल डिपेंडेंस। कापा रिसेप्टर पे जब ओपियोइड एक्ट करेगा तो क्या होगा, दैट इज़ मियोसिस होगी और सिडेशन होगा। मियोसिस इज़ बेसिकली द पिन पॉइंट प्यूपल साइज़, कि प्यूपल का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि आपकी विजन जो है बहुत ज़्यादा ब्लर्ड होने शुरू हो जाती है। और सिडेशन स्लीपी फीलिंग, प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ स्लीपनेस, लेथार्जिक फीलिंग, ये सब कुछ आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होंगे जब कभी भी ओपियोइड एक्ट करेगा कापा रिसेप्टर्स पर। थर्ड इज़ डेल्टा रिसेप्टर। डेल्टा रिसेप्टर पे जब कभी भी ओपियोइड एक्ट करेगा तो वो ऑल्टर बिहेवियर शो करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस रिसेप्टर की या उस ऑर्गन की वो चेंज हो जाएगी। पल्मोनरी, कार्डियक, सीएनएस, इसमें जो नॉर्मल बिहेवियर है या नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है इन ऑर्गन्स का वो more or less थोड़ा बहुत चेंज होगा whenever the opioid will act on the delta receptor। फोर्थ हमारे पास है दैट इज सिग्मा। सिग्मा के ऊपर ओपियोइड जब भी एक्ट करेगा इट विल कॉज हेलुसिनेशन, कार्डियक स्टिमुलेंट, और आपने इधर अगर आप बुक में देखें तो और भी आपके पास डिस्फोरिक और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो शो होंगे जब कभी भी ओपियोइड एक्ट करेगा ऑन इट्स रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स। जब कभी भी रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा तो उस हिसाब से जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो शो होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि आया किस तरह ओपियोइड हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करता है। सो व्हेन एवर वी टेक एन ओपियोइड तो वो जाके सबसे पहले स्ट्राइक करेगा ओपियोइड रिसेप्टर में, और ये ओपियोइड रिसेप्टर पिछले 4 पड़े हुए रिसेप्टर्स में से कोई भी एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी म्यू, कापा, सिग्मा, डेल्टा, एनी वन ऑफ दैट। ठीक हो गया। जब कभी भी ओपियोइड को हम इनटेक करेंगे तो वो जाके अफेक्ट करेगा ओपियोइड रिसेप्टर पे। ओपियोइड रिसेप्टर कोई से भी 4 हो सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ा।
फिर वो क्या करेगा, जब उसने बाइंडिंग कर ली ओपियोइड ने रिसेप्टर्स के साथ, तो इट विल एक्ट ऑन द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी, और ये जाके उस पर एक्ट करेगा ये रिसेप्टर्स जो इनहिबिट करेंगे एडेनाइल साइक्लेज को। एडेनाइल साइक्लेज इज एन एंजाइम जो ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स जिनके ऊपर आके ओपियोइड ने काम किया है, इट विल बी कपल्ड, मतलब वो इंटर्न बाइंड हो जाएंगे जी प्रोटीन के साथ, और ये दोनों इनका जो कॉम्प्लेक्स है ये मिलके इनहिबिट करेंगे एडेनाइल साइक्लेज को, जो कि एक एंजाइम्स है। अब ये जब एडेनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो गया, तो वो प्रमोट करेगा द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल एंड इनहिबिट द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल्स को बंद कर देगा और पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देगा। ख्याल से सुने, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपियोइड हम लोगों ने लिया, उसने बॉडी के अंदर जाके ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो कि 4 रिसेप्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनमें से किसी भी एक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर दिया। जब वो बाइंड कर दिया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो इन टर्न अब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करेगा जी प्रोटीन के साथ। जी प्रोटीन के साथ उसने इनहिबिट कर दिया, वो बाइंड कर दिया। जब बाइंड कर दिया तो देन फर्दर उसका स्टेप क्या होगा कि वो इनहिबिट करेगा एडेनाइल साइक्लेज को, जो कि है एक एंजाइम। और वो जो एडेनाइल साइक्लेज की जब इनहिबिशन हो जाएगी, तो पोटेशियम चैनल्स हमारी बॉडी में ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल्स ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये रिड्यूस कर देगा न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी और इंक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस। कैल्शियम चैनल्स हमारी बॉडी में लाइक दे वर्क टू ट्रांसफर द इम्पल्सेस और पेन सेंसेशंस, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की जो सेंसेशंस हैं वो हमारी बॉडी में सारा कंट्रोल करता है कैल्शियम चैनल्स। तो जब कभी भी हमारे पास कैल्शियम चैनल्स की इनहिबिशन हो जाएगी, तो फिर हमें ये जो इम्पल्सेस हैं ये फील नहीं होंगे, तो वो रिड्यूस करेगा न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को। ये जो मूवमेंट ऑफ न्यूरॉन्स है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, मूवमेंट ऑफ इम्पल्सेस हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी और ये सब कुछ जो है हमारी बॉडी में फिर कम हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स तो इनहिबिट होंगे और पोटेशियम कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन आ जाएगी एंड शो इनहिबिटरी पाथवे एंड रिलीफ पेन। हाइपरपोलराइजेशन का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा इम्पल्सेस या जो इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं इन अ सिंगल टाइम एक मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। सेंसिटाइजेशन का ये मतलब है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पोक करो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो जो मेम्ब्रेन है वो जितनी भी कंसंट्रेशन आप लोगे उस पर रिएक्ट करना बंद कर देगी। तो दैट इज़ बेसिकली हाइपरपोलराइजेशन, कि उस पे इतने ज़्यादा इम्पल्सेस इन अ सिंगल टाइम आके एक्ट करने होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर जब आप इम्पल्सेस उस पर एक्ट करवाओगे, या पेन इम्पल्सेस या जो भी इम्पल्सेस आपके सिग्नल्स हैं जब उस पर एक्ट करेंगे, तो वो उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन शो ही नहीं करेगा, और इसकी वजह से फिर आपके पास ये रिलीफ पेन मैकेनिज्म आ जाएगा। दैट इज़ हम अब इसको वो करते हैं, स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप देख सकते हैं प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वही वाला जो हम लोग एंटी डिप्रेशन में पढ़ के आए हैं कि जो वेसिकल्स होंगे, वेसिकल से फिर वो रिलीज़ हो जाएंगे, रिलीज से क्या होगा कि वो प्री से पोस्ट तक ट्रैवल करेंगे। तो ये जो रेड आप लोग देख रहे हो, जो आपको नज़र आ रहा है, दिस आर बेसिकली द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि जो वो है सिग्नल्स को है उनको प्री से पोस्ट तक या विद इन द बॉडी लेके जाता है। ये ग्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, दीज आर ओपियोइड रिसेप्टर्स विच कैन एनी वन ऑफ द 4 रिसेप्टर्स जो आपने पीछे पढ़े, जिसमें आपने म्यू, कापा, डेल्टा, सिग्मा ये सब कुछ पढ़ा है। ठीक हो गया। और ये ओपियोइड रिसेप्टर्स, जब कभी भी आप ओपियोइड एनाल्जेसिक लेते हो तो ओपियोइड एनाल्जेसिक का आपने पढ़ा है कि वो आके ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, ओपियोइड रिसेप्टर्स जाके जी प्रोटीन पे एक्ट करता है, फिर वो इनहिबिट करते हैं उनको एडेनाइल साइक्लेज को। जब एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो जाती है तो फिर कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, और जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं आपकी बॉडी में वो ओपन हो
जाते हैं। सो फर्स्ट टारगेट ओपियोइड एनाल्जेसिक का कौन सा होता है? दिस आर कैल्शियम चैनल्स, और ये कैल्शियम चैनल्स को इधर इनहिबिट कर देते हैं। जब इनहिबिट कर देते हैं तो दे कैन मूव ऑन टू एन अदर, और वहाँ पर जाके सेकेंड टारगेट इनका होता है पोटेशियम चैनल्स, और वो पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेन है वो रिलीफ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि हमने ली तो सही ओपियोइड एनाल्जेसिक, अब इसका एक्शन क्या है, हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है टू अ स्पेसिफिक ड्रग। सो सबसे पहले उसमें आ जाता है CNS। CNS में हमारे पास दो वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ एनाल्जेसिया एंड सेकेंड इज़ एफोरिया। दो फंक्शंस प्रोड्यूस करता है ओपियोइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में ये होता है कि वो पेन सेंसेशन को के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेन की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द पेन और टू डिटेक्ट द पेन वो रिड्यूस कर देता है। ब्रेन को इतना सेंसिटाइज या हाइपरपोलराइज कर देता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की पेन हो भी रही है तो वो आपको जो ब्रेन है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मॉर्फिन, कि जब कभी भी आप मॉर्फिन लेते हो तो आपका जो CNS है वो इतना ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो जाता है, इतना ज़्यादा एक रिलैक्सिंग स्टेट पे चला जाता है कि बॉडी में अगर कहीं पेन हो भी रही है तो आपको वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते। सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ एफोरिया। एफोरिया इज़ बेसिकली द फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी और डिप्रेशन और एनी काइंड ऑफ लो फीलिंग को हम कहते हैं एफोरिया। एफोरिया इज़ अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। लाइक ज़ाहिर बात है अगर आपको कोई सिग्नल्स या कोई ऐसी चीज़ें ब्रेन तक नहीं पहुंच रही तो दैट बिकम्स द फीलिंग ऑफ एफोरिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है दैट इज़ सेडेशन। सेडेशन, तो सेडेशन का ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ ड्राउजीनेस, डाइविंग ऑफ मेंटल एंड सम इम्पेयरमेंट ऑफ रीजनल एबिलिटी। जो भी आप जब कभी भी आप मॉर्फिन वगैरह या ओपियोइड एनाल्जेसिक लेते हैं तो इनसे एक्सट्रीम सेडेशन का कॉज होती है। लाइक आपके जितने भी क्योंकि बॉडी के एक रिलैक्सिंग स्टेट पे जा रही होती है और पेन रिड्यूसिंग स्टेट पे जा रही होती है तो स्लीप कंडीशन आपकी इसके साथ नॉर्मल है। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन है दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब ये है कि जो सेरेब्रल वेसोडाइलेशन हो जाती है, आपकी जो लंग्स में जितनी भी वेसल्स हैं उनकी डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेशन का जो सारा फिनोमेना होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज का वो ज़रा स्लो हो जाता है। इसी वजह से जब हम लोग उधर ओपियोइड एंटागनिस्ट जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि ओपियोइड एनाल्जेसिक के साथ साथ ओपियोइड एंटागनिस्ट का भी बहुत ज़्यादा मेन रोल है हमारी बॉडी में, और वो मेन रोल यही है कि जब कभी भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट आ जाता है, जब GIT प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर हम लोग एंटागनिस्ट ओपियोइड एंटागनिस्ट यूज़ करते हैं और बॉडी को एक नॉर्मल स्टेबलाइज स्टेट पे दोबारा से लेके आते हैं। फोर्थ फंक्शन दैट इज़ कफ सप्रेसेंट। कफ सप्रेसेंट का यही काम है कि दैट जो भी कफ आपको हो रही होती है वो कफ सेंटर दैट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन उसको डिसेंसिटाइज करता है, हाइपरपोलराइज करता है, जिसकी वजह से आपको कफ फर्दर महसूस नहीं हो रही। नियोसिस इज़ अ पिन पॉइंट प्यूपिल दैट इज़ अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स। उससे होता ये है कि पिन पॉइंट प्यूपिल आपके पास आ जाता है। एमेसिस बेसिकली दैट इज़ वॉमिटिंग, तो इट रिजल्ट फ्रॉम ये जो स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन सेल CTZ का जो आपका वो है वॉमिटिंग सेंटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, उसको जाके ट्रिगर करता है दैट इज़ मॉर्फिन। इट हैपन्स व्हेन यू टेक द ओपियोइड्स इन इंक्रीज कंसनट्रेशन या कोई टॉक्सिसिटी वगैरह उसकी हो जाती है तो उस केसेस में CTZ आपका ट्रिगर हो जाता है। व्हेनेवर द CTZ ट्रिगर्स तो आपको वॉमिटिंग फीलिंग या नोजिया वॉमिटिंग की सेंसेशंस फील होती हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज़ इसका कोई ख़ास डायरेक्ट इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर पे नहीं है, लेकिन वेन एवर वी टेक ओपियोइड एनाल्जेसिक तो उनका ये होता है कि हाइपोटेंशन इज़ अ ड्रॉबैक दैट कम्स अलॉन्ग विद दैट। सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर किसी बंदे को है या रेनल फेलियर किसी बंदे को है, या नॉर्मली अगर वो बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ले रहा है, तो हाइपोटेंशन इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना विच इज़ एसोसिएटेड विद इट। जीआईटी में इंटेस्टाइन एंड स्टमक में हमारे पास 24 आवर्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के जो फिनोमेना है वो होते रहते हैं। तो इस जो नॉन प्रोपल्सिक जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जीआईटी ऑफ स्मूथ मसल्स की, उसको ये डिस्टर्ब करता है। सो ये हमारे पास इसका फिनोमेना है इन द जीआईटी। यूनिटरी सिस्टम में हमारे पास ये एक यूनिटरी रिटेंशन में काम करता है कि फॉर एग्जांपल पर्सन यूज्ड टू लाइक यूरिनेट और समथिंग, लेकिन जब कभी भी आपने उसको ओपियोइड एनाल्जेसिक को कंज्यूम किया होता है तो यूरिनरी रिटेंशन आपकी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है, और इसके साथ साथ रेनल डिप्रेशन में भी ये अफेक्ट करता है। रेनल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको डिप्रेस करता है। यूट्रस में जब कभी भी ये एक्ट करता है तो इट हेल्प्स इन लाइक प्रोलॉन्ग लेबर, और यूट्रस की जो टोनिसिटी होती है उसको डिस्टर्ब करता है। तो दीज आर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड्स। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स किधर आते हैं, सीएनएस में आते हैं, सीवीएस में आते हैं, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, रेनल, स्किन, इन चीज़ों में आते हैं। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सीएनएस में अगर कभी ओपियोइड एनाल्जेसिक की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारा सीएनएस बिल्कुल ही एक डिप्रेस स्टेट में या बिल्कुल ही एक इनएक्टिवेटेड स्टेज में चला जाता है, जिधर ब्रेन किसी भी एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन के केसेस आपने देखे होंगे कि जब कभी भी हम मॉर्फिन किसी पेशेंट को देते हैं तो दैट पर्सन बिकम सेंसलेस एंड दैट पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, लाइक नॉट फिजिकली अनकॉन्शियस बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ समझ नहीं होती अबाउट द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दे आर परफॉर्मिंग। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज सीवीएस, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी आपने पढ़ा कि हाइपरटेंशन इट कॉजेज हाइपरटेंशन विच इज़ वेरी वेरी डेडली फॉर द बॉडी। जीआईटी में आपने पढ़ा, रेस्पिरेटरी में आपने पढ़ा, रेनल में रेनल डिप्रेशन कॉज करता है और यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है। स्किन में क्या करता है कि जो ओपियोइड है इट प्रोड्यूस फ्लशिंग, और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने शुरू हो जाती है, स्वेटिंग प्रोड्यूस करने शुरू हो जाती है, इचिंग होने शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर बाय द कंजम्पशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। और कुछ पेशेंट में द एडवर्स रिएक्शंस आर मोर कॉमन, सो उनकी फिर स्किन का बहुत बुरा हाल होता है। और एज़ कम्पेयर टू अगर नॉर्मल पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है तो शायद उसको इतने ज़्यादा इफेक्ट्स ना प्रोड्यूस हो, लेकिन एक पर्सन जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक सेंसिटिव है तो उस पर ये इफेक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है दैट इट कॉजेज फिजिकल डिपेंडेंस और टॉलरेंस और डिपेंडेंसी कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसके आदी हो जाते हो, एंड इवन बिफोर आफ्टर द यू नो टेकिंग ओपियोइड फॉर यूजफुल पर्पसेस आप उसको एब्यूज़ की फॉर्म में भी लेना शुरू कर देते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी ये है कि यू कैन नॉट टेक इट इन प्रेगनेंसी, लिवर डिजीजेस, बिकॉज सारी बात है अगर उसकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही ड्रग्स की तो लिवर डिजीज़ है, आपको आपके जो भी आप ड्रग ले रहे हो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रही तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है उस ड्रग की, तो यू कैन नॉट टेक ओपियोइड एनाल्जेसिक व्हेन यू हैव अ लिवर डिजीज़। इसके अलावा जब आपकी हेड इंजरीज हो तो तब भी इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको एस्थमा है या आपको और कोई निमोनिया से आप गुजर चुके हो तो इस तरह की कंडीशंस में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो अगर आपके लंग्स ऑलरेडी फॉल्टी हैं और ऊपर से आपने ओपियोइड एनाल्जेसिक भी ले लिया तो हो सकता है कि आपकी जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएं।
वी आर कमिंग टू ओपियोइड एनाल्जेसिक। अभी तक आप लोग ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि वाई वी आर डिस्कसिंग ओपियोइड एनाल्जेसिक। इस वजह से बिकॉज ओपियोइड के जिधर यूजफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, और उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को टोन डाउन करने के लिए या उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए हम ओपियोइड एनाल्जेसिक एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास 3 क्लासेस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नल्बिफिन, ट्रामाडोल एंड पेंटासोजीन। एंटागोनिस्ट का यही फंक्शन है कि दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन विच द ओपियोइड्स हैव टू बाइंड। फॉर एग्जांपल ओपियोइड एनाल्जेसिक ने किसी कापा रिसेप्टर पे एक्ट करना है तो नल्बिफिन जाके उस रिसेप्टर पे एक्ट कर लेता है। तो जाहिर बात है जो वैकेंसी होती है फॉर द ओपियोइड एनाल्जेसिक वो बचती नहीं है। तो फिर ओपियोइड एंटागोनिस्ट उसकी जगह ले लेता है, कॉम्पिटिटिवली उसको बाइंड कर देता है। हमारे पास नल्बिफिन इज़ अ कापा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दोनों है, कापा भी है और म्यू भी है। इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट बिल्कुल मॉर्फिन की तरह है और ये विड्रॉल सिम्टम्स रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आप जब कभी भी इसको नल्बिफिन को लेते हैं तो उसके बाद आपको डिपेंडेंसी और फिज़िकल एडिक्शन हो जाती है उस ड्रग से। अनलाइक इसका कार्डियक इफेक्ट कोई भी नहीं है नल्बिफिन का, और बोथ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल जो आपकी डिपेंडेंसी है वो नल्बिफिन से आ जाती है। ट्रामाडोल इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक और ये ब्लॉक करता है सेरोटोनिन रीअपटेक को। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा होगी तो आपके बॉडी के अंदर हैप्पी फीलिंग्स या मूड स्टेबलाइजिंग फीलिंग्स रहेंगी, बिकॉज रीअपटेक सेरोटोनिन का नहीं हो रहा। ट्रामाडोल का क्या सीन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सेरोटोनिन की रीअपटेक को वो करता है, इनहिबिट करता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देता। तो जब तक आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रहेगा आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपके मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे ट्रामाडोल का एब्यूज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ वीक म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वीक म्यू रिसेप्टर है, अफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसका सेम अफेक्ट है जैसा कि उनका है, लाइक ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रोकेगा और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन को रोकेगा। एपिलेप्सी में ट्रामाडोल को बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंसिडर किया गया है। इसके साथ नोज़िया और डिज़नेस होती है ट्रामाडोल के साथ, जो कि इसका एक एडवर्स साइड इफ़ेक्ट है। और न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए ट्रामाडोल हमारी सोसाइटी में और लाइक इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर बीइंग यूज्ड। पेंटासोजीन इज़ बेसिकली अ कापा एंटागोनिस्ट और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये बिल्कुल पेंटासोजीन के इट इज़ अ कापा एगोनिस्ट और ये एक कापा एंड म्यू एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टीज़ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मॉर्फिन की तरह है और इट कॉजेज़ लेस नॉसिया एंड कॉन्स्टिपेशन, तो इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंग्जाइटी और हेलुसिनेशन वगैरह इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है पेंटासोजीन के साथ। लेकिन ये है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये कम कॉज करता है। इट कॉजेज हाइपरटेंशन, फॉर एग्जांपल के हाइपरटेंशन क्योंकि ओपियोइड एनाल्जेसिक हाइपरटेंशन कॉज करते हैं तो पेंटासोजीन को लिया जाता है ताकि वो हाइपरटेंशन कॉज करे और उस कंडीशन से पेशेंट को बाहर निकाल ले। ऑलमोस्ट ऑल द एंटागोनिस्ट जो भी हमने पढ़े, फॉर एग्जांपल नल्बिफिन, ट्रामाडोल और पेंटासोजीन, तीनों का ये ड्रॉबैक है कि इनके साथ आपको डिपेंडेंसी या फिज़िकल एडिक्शन आपकी उस ड्रग के साथ हो जाती है और फिर हो सकता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट करने के बाद भी उस चीज़ का एब्यूज़ करता रहे। ओपियोइड एंटागोनिस्ट में हमारे पास 2 क्लासेस हैं, दैट इज़ फेनेंथ्रीन एंड मॉर्फिनान, जो कि आपका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बड़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से है, जिसमें हमारे पास नैलोक्सोन आ जाता है, नल्बिफिन आ जाता है, नल्ट्रोक्सोन आ जाता है और ये आपके बुक में पेज नंबर है और पेज नंबर 66 पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये 2 हमारे पास क्लासेस हैं और दे एक्ट द सेम वे जैसे हम लोगों ने पीछे ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा है कि वो जाके ओपियोइड एनाल्जेसिक के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है और फिर वो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है जो उसको प्रोड्यूस करनी होती है और वो इफेक्ट नहीं शो करता। अब
फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसके क्या हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक के, कि जब कभी भी हमारे पास ओपियोइड की ओवरडोज हो जाती है तो हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम ओपियोइड टॉक्सिसिटी से बॉडी को बचा सकें, उसको वो कर सकें, मतलब मिटिगेट कर सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स को ओवरड्यू कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास ड्रग मेंटेनेंस में काम आता है कि जब कभी भी हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही हो ओपियोइड एनाल्जेसिक की, तो हम एंटागोनिस्ट को देख के उस ड्रग की जो मेंटेनेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रोक जब कभी भी हमारे पास बॉडी में स्ट्रोक, एक्सीडेंट, ट्रॉमा की कंडीशन आ जाती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल और डिसइक्विलिब्रियम स्टेट से गुजर रही होती है, तो उन केसेस में ओपियोइड एनाल्जेसिक आर द बेस्ट सोर्स टू बी यूज। Thank you so much. This was the lecture for today. I hope you will better relate to my lecture, but I will suggest कि जब कभी भी आप पढ़ने बैठें तो आप अपनी बुक साथ खोलें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि what we are studying. Thank you so much.